नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने अपने पिछले वीडियो में डाइट इन प्रेगनेंसी के बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी, और आप प्रेगनेंसी के समय जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसको घर पे ही कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो देखा जाता है प्रेगनेंसी में, दैट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। आमतौर पे ये माइल्ड होता है एंड ये अर्ली प्रेगनेंसी तक लिमिटेड होता है। इसको कॉमनली मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। वैसे ये दिन भर किसी भी टाइम एक्सपीरियंस हो सकती है, लेकिन यूजुअली एक प्रेग्नेंट महिला को मॉर्निंग के टाइम में ये ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। एंड आउट ऑफ ऑल द प्रेग्नेंट वीमेन एटलीस्ट 50% जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग जैसे प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत यूजुअली आपके 5th या 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू होती है और ये आपके 14th to 16th वीक तक परसिस्ट कर सकती है। अब इसके कारण बहुत सारे होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में आपके शरीर में कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी में, जो आपके फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल बैलेंस को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, जो गर्भवती महिला के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के फंक्शन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अब इसमें यूजुअली भूख कम लगती है, आपको वॉमिटिंग और नोजिया जैसी फीलिंग आती है। अगर फिजियोलॉजिक इशू नहीं भी होती है तो भी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि टेंशन, एंग्जाइटी, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स पुअर है तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है नोजिया वॉमिटिंग का। अब हमने कॉम्प्लिकेशंस और उसके कारण तो जान लिए, आइए बात करते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स फील होता है तो आपको क्या करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जब भी आपको नोजिया या वॉमिटिंग जैसा महसूस हो तो आप एक हाई कार्बोहाइड्रेट एंड स्पेशली ड्राई फूड के फॉर्म में, जैसे बिस्किट या फिर टोस्ट या रस्क, इनमें से कोई भी चीज़ छोटे क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूट्रस एक्सपैंड होता है, जो हमारे स्टमक की जो कैपेसिटी है उसको कम करता है, इसलिए हम लार्ज मील्स नहीं ले सकते। आप जब भी हैवी मील्स लेंगे तो आपको नोजिया वॉमिटिंग बहुत जल्दी फील हो सकती है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप छोटे छोटे पोर्शन में खाना खाएं, और आपके पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आप फ्राई फूड जितना हो सके अवॉइड करें, या कोई भी ऐसे फूड जिसमें बहुत ज़्यादा सीजनिंग फ्लेवर्स एडेड है उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान आप अवॉइड करें। अगर आपकी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपको एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन या कीटोसिस या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान सही हाइड्रेशन, कार्बोहाइड्रेट रिच मील और साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच मील्स भी आपको खाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में आप खाते हैं। और इसके साथ साथ टाइमली आप अपना ब्लड टेस्ट भी कराएं, ताकि आपके शरीर में किसी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी है तो ये पता चल सके। अब चलिए आते हैं अगले कॉम्प्लिकेशन पे, जो कि बहुत कॉमन है, एंड ये है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन देखा जाता है, क्योंकि लेटर हाफ में यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाता है जब बेबी की ग्रोथ होती है, और इसकी वजह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो गट है उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है। इस कारण डाइजेस्टिव फूड जिस तरीके से पहले नॉर्मली पास होता था हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, अब वो स्लोली मूव करता है आगे। और इसके अलावा जो हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी में बॉडी बनाती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल के रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करता है। और क्योंकि प्रेगनेंसी में आप फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज कम कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, नोजिया वॉमिटिंग शिकायत से लिक्विड चीज़ें महिलाएं कम लेती हैं, तो इन सब कारण की वजह से जो फूड की मोटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और ठीक से पेट क्लियर नहीं हो पाता। तो अगर कॉन्स्टिपेशन आपकी एक शिकायत है प्रेगनेंसी के दौरान तो आप अपने वाटर इंटेक को ज़रूर मॉनिटर करें, एटलीस्ट 8 to 9 ग्लासेस ऑफ वाटर, प्लेन वाटर, एंड उसके ऊपर आप नींबू पानी या फिर कोई भी रिलैक्सिंग टी, कैमोमाइल टी, जैस्मिन टी, ऐसे टी को आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। इसके साथ फ्रेश फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, ये सब भी आपको आपकी हाइड्रेशन में मदद कर सकती है। साथ ही एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप लाइट वॉकिंग को ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करें। इसके साथ ही जो नेचुरल फूड जिसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, होल ग्रेन सीरियल्स, होल ग्रेन पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स जैसे अंजीर, प्रून्स और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अगर आप रॉ सैलेड के फॉर्म में आपको इच्छा नहीं होती अगर खाने की, तो आप उसको सूप के फॉर्म में इंक्लूड कीजिए।
तो सूप एक बहुत अच्छा तरीका है वेजिटेबल इंटेक को बढ़ाने का। ये आपके हाइड्रेशन में भी आपको मदद करेगा। अपने मन से कोई भी आप लैक्सेटिव सिरप या ड्रग ना ले, इसे आप डॉक्टर के या मेडिकल सुपरविजन में ही लें। बहुत ज़्यादा इसबगोल का भी सेवन ना करें। बेहतर ये होगा कि आप फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड करें, क्योंकि उसमें भी नेचुरल लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है। और इसके अलावा पपीता, भिंडी, ऐसे चीज़ें जिसमें नेचुरल लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है और फाइबर ज़्यादा होते हैं, इसको आप रेगुलर अपने डाइट में ले सकते हैं। आपके स्लीप हैबिट्स आपके बॉवेल मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ध्यान रखिए आपको नींद भी अच्छे से लेना है, खास करके रात के समय जब हमारे हार्मोन्स सही तरीके से काम करते हैं और बॉडी को पूरी रिकवरी भी मिलती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप टाइम पे यानी 10 साढ़े 10 तक मैक्सिमम सो के सुबह टाइम पे उठते हैं, यानी सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के साथ, तो आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सही चलती है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी रीज़न से स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, तो आप ऐसे एक्टिविटीज़ में एंगेज अपने आप को करिए जो आपके स्ट्रेस को कम करे, जैसे म्यूज़िक सुनना, वॉक करना, अपने दोस्तों से बातें करना, अपनी फेवरेट बुक रीड करना या अपनी कोई फेवरेट मूवी देखना। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, शांत करे, तो इस पे आप समय ज़रूर दीजिए। अब आते हैं तीसरे कॉम्प्लिकेशन पे, जो कि है हार्ट बर्न एंड गैस्ट्रिक प्रेशर। प्रेगनेंसी में महिलाएं कंप्लेन करती है कि उन्हें फीलिंग ऑफ फुलनेस है या फिर हार्ट बर्न, जलन सी उनके फूड पाइप में। ऐसे डिस्कम्फर्ट उनको यूजुअली मेजर मील, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के बाद प्रेग्नेंट महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं। ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि आपके बढ़ते यूट्रस का साइज जो है वो आपके स्टमक पाउच को पुश करता है और कई बार आपका फूड पाइप तक पहुंच जाता है, जिसके वजह से आपको जलन सी महसूस होती है। ये आमतौर पे तब होता है जब आप बहुत हैवी मील्स लेते हैं या आप कोई भी स्पाइसी फूड खाते हैं या आप अपने मील्स के बाद चाय, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें तुरंत आप ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपका जो स्फिंक्टर मसल होता है, जो फूड पाइप और स्टमक के एंट्री के पहले एक मसल होता है, तो जब फूड पाइप से फूड पास करके स्टमक में पहुंचता है, ये मसल बंद हो जाता है। लेकिन अब आप टी, कॉफ़ी, मील्स के तुरंत अगर साथ लेते हैं तो ये जो मसल है ये रीओपन हो सकता है और जो स्टमक के कंटेंट्स है जो एसिड से मिक्स्ड है वो वापस से फूड पाइप की तरफ ऊपर आते हैं। और ये मसल्स वीक होने का दूसरा रीज़न होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो यूट्रस में प्लेसेंटा बनाता है। ये हार्मोन भी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसल्स को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देता है। तो इसके वजह से फूड कंटेंट क्या होता है कि रिवर्स डायरेक्शन में पेट से फूड पाइप की तरफ आता है और आपको जलन सी महसूस होती है। और फूड पाइप का जो लास्ट का भाग है वो हार्ट के लेवल पे होता है, तो इसलिए यहाँ पे जलन महसूस होती है, तो इसको हम हार्ट बर्न कहते हैं। फूड जब स्टमक में हमारा जाता है वो एसिड के साथ मिक्स होता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। अब यही मिश्रण जो है ये ऊपर आता है अगर फूड पाइप में, जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट न्यूट्रल या एल्कलाइन होता है, वहाँ पे जब पेट के कंटेंट्स आते हैं तो बड़ी तेज जलन सी महसूस होती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, आप हैवी मील्स अवॉइड करें और आप खाने के बीच बीच में लिक्विड जैसे पानी या छाछ बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ना पिए। आपको छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाना चाहिए, जैसे आप अपने मील्स को एवरी 2 to 3 आवर्स में छोटे छोटे स्नैक के रूप में प्लान करें। अगर आप सिर्फ 3 मेजर मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और अगर इसको आप बहुत हैवी करते हैं तो आपको हार्ट बर्न या लो गैस्ट्रिक प्रेशर जैसी शिकायत होगी, जिसमें आपको अपने चेस्ट में तेज जलन महसूस हो सकती है। और एक कारण ये भी होता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। प्रेगनेंसी के समय में आपको जो है बहुत ही कॉटन क्लोथ्स, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनना चाहिए। आप ऐसा कुछ ना पहने जो आपके कमर के पास बहुत टाइट हो, जैसे कि टाइट जीन्स या बहुत टाइट आपने अगर पेटीकोट भी बांधा है, अगर आप साड़ी पहनते हैं, तो इन चीज़ों को आप या तो लूजन कर दे खाने समय, और खाने को आप तब तक चबाए जब तक वो सॉलिड से लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में ना हो जाए। खाने के बाइट्स भी आप छोटे छोटे ले और किसी टेंशन वाले माहौल में आप खाना ना खाएं। और खाने के तुरंत बाद आप लेट ना जाएं, थोड़ी देर आप सिटिंग पोजीशन में रहे, जैसे वज्रासन, या आप चाहो तो बिल्कुल स्लो वॉक कर सकते हैं आप खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए। और यदि अगर आप लेटना भी चाहते हैं तो आप अपने सर के नीचे 2 से 3 पिलो लगा के
अपने आप को थोड़ा इंक्लाइन एलिवेटेड पोजीशन में रखें, अपने चेस्ट और नेक को। बिल्कुल अगर आप सीधा लेटेंगे विदाउट पिलो तो जो फूड और मिक्सचर है स्टमक में वो चांसेस ज़्यादा है कि वो फूड पाइप की तरफ आएगा। अब आते हैं चौथे कॉम्प्लिकेशन पे, जो है एडिमा या फिर वाटर रिटेंशन। प्रेग्नेंट महिलाएं कंप्लेन करती हैं बॉडी फ्लूइड्स या फ्लूइड रिटेंशन की प्रेगनेंसी के समय। ऐसे फेज में बहुत सारे टिश्यूज फ्लूइड रिटेन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने का इफेक्ट होता है। साथ ही प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है, क्योंकि यूट्रस का साइज बड़ा होता है, तो ये बाकी बॉडी के जो मेन वेन्स हैं उनको थोड़ा सा दबाता है। अगर एडिमा माइल्ड है, जैसे कि आपके सिर्फ लोअर लेग और फीट तक है, तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैरों को 2-3 तकिए के ऊपर आप रख सकते हैं जब आप लेटते हैं बेड पे, तो इससे आपको जो वाटर रिटेंशन है वो थोड़ा सा कम होगा। अगर ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब आते हैं फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन पे, जो कि है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये माइल्ड से सीवियर 2 फॉर्म में होता है। तो पहले हम बात करेंगे माइल्ड प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन की। इसमें ब्लड प्रेशर 120/90 के जगह 140/90 यूजुअली देखी जाती है। इसके साथ ही एड़ी में और पैर में थोड़ी बहुत स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन की भी इशू होती है। हालांकि ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे सीवियर प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन के बारे में, जिसमें आमतौर पे ब्लड प्रेशर 160/100 तक चला जाता है और बहुत ज़्यादा एडिमा, वाटर रिटेंशन देखी जाती है हाथ, पैर, चेहरे में और एब्डोमिनल एरिया में भी। एल्ब्यूमिनूरिया भी देखा जाता है, यानी कि यूरिन में जो है प्रोटीन लॉसेस, एल्ब्यूमिन पास आउट होता है और सिम्टम्स आपको फील हो सकता है जैसे डिस्टर्बेंस, हेडेक, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन। अगर मेडिकल टर्म्स में हम इसको डिफाइन करें तो इसको प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं, जिसमें ये 3 सिम्टम्स डिफाइन किया जाता है: हाइपरटेंशन विथ एडिमा विथ एल्ब्यूमिनूरिया। तो प्रेगनेंसी के 20th वीक के बाद ये अक्सर देखा जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी 30 के बाद प्लान करते हैं तो प्री एक्लेम्सिया काफ़ी कॉमन होता है। अगर आप यंग एज में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस बहुत कम हैं। या फिर महिला अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट होती है तो भी प्री एक्लेम्सिया एक्सपीरियंस कर सकती है वो महिलाएं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। या फिर अगर आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट गेन करना शुरू कर दिया है तो भी आपको प्री एक्लेम्सिया एक्सपीरियंस हो सकता है। इसका अर्ली डायग्नोसिस जितना जल्दी होगा उतना ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। माइल्ड केसेस में थोड़ा सा रेस्ट, अच्छी नींद और एक अच्छी डाइट चीज़ें इम्प्रूव कर सकती है। सॉल्ट आप हल्का सा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ सकती है। प्लस आपको प्रोटीन इनटेक बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब सीवियर एडिमा है, बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन लॉस होता है यूरिन में, तो हो सकता है आपको प्रोटीन फूड्स बढ़ाना पड़े या शायद आपको डॉक्टर सप्लीमेंट भी एडवाइस करे। अगर एडिमा बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट में डायूरेटिक्स यूज़ करके सिम्टम से रिलीफ दिलाया जा सकता है। सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बाहर का खाना या प्रोसेस्ड फूड आपको स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रोसेस्ड फूड में सॉल्ट के साथ साथ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसमें सोडियम प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बाहर का खाना अवॉइड करें और घर पे जो भी आप खाते हैं उसमें नमक आप बहुत ही लाइट यूज़ करें। अब आते हैं 6th कॉम्प्लिकेशन पे, विच इज़ एनीमिया। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द प्रेग्नेंट विमेन एनीमिया से सफ़र करते हैं। एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर होता है हाई मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड प्री मेच्योर बर्थ। रूरल एरियाज में हाई डेथ रेट देखे जाते हैं, खास करके जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या उनका ग्रोथ पुअर होता है या उनकी प्रॉपर मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती। तो इन सब का मेजर कारण होता है एनीमिया। आमतौर पे प्रेगनेंसी के समय हीमोडाइल्यूशन, यानी जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जो यूजुअली 50% तक एक एवरेज वीमेन में बढ़ सकता है, इसके वजह से आपके जो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन होती है ब्लड में वो कम हो जाती है। तो जहाँ पे एक नॉर्मल महिला का हीमोग्लोबिन 12 होता है, प्रेगनेंसी में
हीमोग्लोबिन 11 अगर आता है तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, हीमोडाइल्यूशन। लेकिन अगर इसके साथ साथ उस महिला के शरीर में आयरन स्टोर्स अगर कम हैं डाइटरी हैबिट्स की वजह से, या फिर शरीर में आयरन, फॉलिक एसिड, B12 जैसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है, या आप इसे अपने डाइट से पूरा नहीं कर पाते, तो आपको न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकता है। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में अगर आपको एनीमिया है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन फूड्स जैसे कि एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप एक वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, सिर्फ दाल, रोटी, सब्जी, और अगर आपके डाइट में कोई एनिमल प्रोटीन जैसे मिल्क, एग, चिकन, फिश, दही, पनीर, लस्सी ऐसे फूड्स एडेड नहीं हैं, तो आपको एक अच्छा एमिनो एसिड प्रोफाइल नहीं मिल पाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में बच्चे के हेल्दी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ ही आपको आयरन रिच फूड लेना है, जैसे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें स्पिनच, मेथी, लाल साग, भतुआ लीव्स हो गए। और आपको अपने आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन सी भी अच्छे मात्रा में लेना है, जैसे आप हरी चटनी बना के अपने मील्स के साथ ले सकते हैं, जिसमें आपने आंवला, धनिया, पुदीने से चटनी बनाई है, या सिट्रस फ्रूट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं 1 से 2 मिनिमम, या फिर आप रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बी वाइटामिन्स के लिए डार्क रेड जिसमें B9, B6 वाइटामिन्स होते हैं, बनानाज आप ले सकते हैं, नट्स आप ले सकते हैं। नट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ B6 वाइटामिन्स एंड इनफैक्ट जो पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स होते हैं, इसमें सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई बहुत अच्छे मात्रा में होता है जो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही 100 mg आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम्स फॉलिक एसिड टैबलेट्स स्पेशली आपके 3rd ट्राइमेस्टर में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एनीमिया से बच सके। यूजुअली रूरल एरियाज में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट्स अ पार्ट ऑफ द एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम एंड आप चाहो तो आयरन फोर्टिफाइड फूड्स भी इंक्लूड कर सकते हो। आजकल मार्केट में आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट अवेलेबल है, आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स अवेलेबल है, या तो आप घर पे जो भी कुकिंग करते हैं, स्पेशली जब आप कोई करी वेजिटेबल बनाते हैं, तो आप कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाएं। इससे क्या होता है कि आपके खाने का जो आयरन कंटेंट होता है वो इम्प्रूव होता है। अब आते हैं हमारे आखिरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली देखा जाता है सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में। अक्सर ये नॉर्मल लेवल्स में आ जाते हैं ब्लड शुगर चाइल्ड बर्थ के बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो प्लेसेंटा है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा काउंटरैक्ट करता है, इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है। और जो महिलाएं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या बहुत ज़्यादा जिनको ओवरवेट की इश्यू है, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं करते तो ये आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अर्ली डिलीवरी हो सकती है, बर्थ ट्रॉमा हो सकते हैं, मैलफॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को हमेशा रेगुलरली मॉनिटर कीजिए। और न्यूट्रिएंट रिच फूड यूजुअली प्रेगनेंसी में दिया जाता है महिलाओं को, बट आपका सैलेड इंटेक, फ्रूट इंटेक कम हो जाता है, ज़्यादा फोकस हो जाता है घी, पंजीरी, ड्राई फ्रूट्स, लड्डू, इन सब चीज़ों पे। तो कोशिश करें कि फाइबर इंटेक बरकरार रहे आपके डाइट में। सैलेड्स को आप लंच, डिनर, इवन कभी कभी ब्रेकफास्ट में भी अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर इंक्लूड करें। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मिलेट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, खास करके लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे आपके डाइट का मेजर पोर्शन होना चाहिए। एंड शुगर्स जो है आप सिंपल फॉर्म में अवॉइड करें, मिठाई आप अवॉइड करें। अगर आपको मीठा खाने की इच्छा होती है तो आप डेट्स ले सकते हैं क्योंकि वो आयरन रिच भी होता है। और अगर हो सके तो फ्राइड फूड अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा हाई फैट कंटेंट वाले फूड्स को आप अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, और आपका बहुत एक्सेस वेट गेन ना हो। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, हेल्दी वेट गेन 10 से 12 या अप टू 14 kgs होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन के पूरे टाइम में। अगर बहुत ज़्यादा वेट भी अगर आप गेन करते हैं तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स में कुछ गड़बड़ी है।
तो जब हम कहते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी है, इसका मतलब ये होता है जिसमें आपका बेबी भी हेल्दी हो और जो मदर की न्यूट्रिशनल स्टेटस है, मदर की जो हेल्थ स्टेटस है, वो भी पॉजिटिव हो। सो कलेक्टिवली दैट इज डिफाइंड एज अ हेल्दी प्रेगनेंसी, जिसमें कहते हैं जच्चा एंड बच्चा दोनों ही फिट हो। और अगर डिलीवरी के बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस या हेल्थ स्टेटस अच्छी होती है मदर की, तभी वो सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग फेज में एंटर कर पाती है, विच इज़ लैक्टेशन। पूरे प्रेगनेंसी में आपके फूड हैबिट्स, स्लीप हैबिट्स, सब कुछ डिसाइड करता है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल रिजर्व्स यानी स्टोर्स बन पाए है कि नहीं, ताकि आगे ब्रेस्ट फीडिंग फेज में आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सके, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। सो ये थे वो सारे कॉमन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस एंड उसके होम रेमेडीज़ जो आप कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के समय, तो इसे आप इग्नोर ना करें, इसको आप एड्रेस करें एज सून एज पॉसिबल, और सीवियर केसेस में आप डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपके और आपके होने वाले बच्चे के हेल्थ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मेरा नाम तान्या है एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।